अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। सामीन, यकीनन जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो आप ब्रांड्स की शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ही जाते हैं। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी मोहल्ला स्टोर, तो कभी बड़े बड़े सुपर मार्केट्स और बहुत सारी जगहों पर। लेकिन कभी सबसे अहम चीज़ जो आपने सोची हो कि हर शख्स इंसान खरीदारी अपने जेब खर्च के मुताबिक करता है, और जेब खर्च कितना अहम है कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप अपनी ज़रूरत के बाद अपनी दूसरी लग्जरीज पे खर्च कर सकें, और पैसा आपके पास कितना सेव है कि नहीं, कितना आपने महफूज रखा हुआ है। ये बड़े अहम सवालात होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान पैदाइश से लेकर आखिर तक यकीनन मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर जिम्मेदारियां अपनी निभा रहा होता है, और हर इंसान चाहता है कि अपनी इनकम को मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि उससे उसका मुनाफा भी मिले और उसका जो सरमाया है वो महफूज भी रहे। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा मरहला होता है जो हर इंसान इससे गुजरता है कि भी मैं आपने सुना होगा, कभी कोई कहता है कि जी मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करूं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, या स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, या फिर किसी के कारोबार में इन्वेस्ट करूं, कहाँ अपना सरमाया लगाऊं कि मुझे अच्छा मुनाफा मिल सके। सामीन, आज बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे भी कि सेविंग्स आखिर करते कैसे हैं। इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज का हमारा जो ब्रांड है वो है जेएस इन्वेस्टमेंट्स। आज हमारे साथ फोन कॉल पे मौजूद है सैयद हुसैन हैदर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर फ्रॉम जेएस इन्वेस्टमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अंबर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। आई एम गुड, थैंक यू सो मच हुसैन साहब। आज का हमारा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वैसे तो हम कहते हैं हुसैन साहब कि जी जो ब्रांड है वो सिर्फ कपड़े खरीदना या जूते खरीदना ही है, ऐसा है कि नहीं? मैं समझती हूँ कि आजकल हर चीज ब्रांड से रिलेटेड है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल यकीनन बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। इनफैक्ट हमारी जो खुद बजाते खुद अगर आप इंडिविजुअल्स देखें, जिस तरह से हम द वे वी कैरी आवरसेल्व्स, हमारा तर्ज गुफ्तगू, हमारा आप समझिए जो रहन सहन, मतलब एवरी पर्सन इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड। वैसे तो देखिए आजकल जो सूरत हाल है, और उसमें ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमर्शियल लेवल पे हैं, कुछ फेडरल लेवल पे हैं, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऑब्वियसली ब्रांडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और उसके पीछे, उस ब्रांड के पीछे ऑब्वियसली उसका जो एक विजन है और उसका जो एक आप समझिए जो एक लॉन्ग टर्म जो पहलू है, वो एक हर ब्रांड उस पॉइंट के लिए आप समझिए एक फोकस्ड होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हुसैन साहब। मैं चाहूंगी कि हम जेएस इन्वेस्टमेंट्स की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा जेएस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं चाहूंगी, थोड़ा सा हमारे सामीन इसके बारे में सुनना चाहेंगे कि आप लोग क्या काम करते हैं। जी जरूर। जेएस इन्वेस्टमेंट्स का आप देखिए तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, जिसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप कहते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट कंपनी है इज जेएस इन्वेस्टमेंट्स। इसका नाम जो है पहले अबैमको होता था, और ये कंपनी जो है तश्कील दी गई थी विद कोलैबोरेशन विद मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इवन आईएफसी शामिल है, और कुछ बाकी बाहर के मेजर इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज हैं उनकी भी इसमें शराकत थी। पाकिस्तान में it is set up by the JS Group, and it's now a subsidiary of one of the fastest growing commercial banks in Pakistan, that is JS Bank. और बुनियादी तौर पे JS Investments जो है, it manages people's savings, and it basically looks after the financial well-being of its client base. So we have got licenses across मुख्तलिफ जो asset classes हैं। asset classes से मेरी मुराद ये है कि जो इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ व्हीकल्स मसलन पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें आप समझिए एक फिक्स्ड इनकम है। फिक्स्ड इनकम से मुराद ये है कि जो आप मसलन बैंक डिपॉजिट्स में, या फॉर इंस्टेंस ट्रेजरी जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक मखसूस रिटर्न जो है सालाना वो आप अर्न करते हैं, तो वो एक मखसूस एक व्हीकल मौजूद है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट एक व्हीकल है। इसी तरह से कुछ इमर्जिंग दूसरी एसेट क्लासेस हैं जो पाकिस्तान में अब ग्रो कर रही हैं, जिसमें रियल स्टेट एक बहुत ही नुमाया और एक ग्रोइंग एरिया है। तो उस हवाले से भी कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कि आसान उसमें अगर आप अल्फाज में कह लें तो रीट है, आपके सुनने वालों ने अलमन इस हवाले से सुना, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर होता है, और उसमें रियल स्टेट की जो बेसिकली रिटर्न्स हैं वो इन्वेस्टर्स तक हम पहुंचाते हैं। इसी तरह से वेंचर कैपिटल एक दूसरी फील्ड है, जिसमें जो नई इमर्जिंग कंपनीज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। तो उसमें भी वी असिस्ट एंड वी डू वेंचर कैपिटल फंड्स एज वेल। तो इन सब के डिफरेंट, ये जो जैसे मैंने आपको बताया, इन सब के मुख्तलिफ लाइसेंसेज हैं जो हमारी कंपनी के पास हैं, जैसे अंडर लाइसेंस
licensed by the SECP, and it is in the recent past it's one of the fastest growing asset management companies in Pakistan. दरअसल हमारा बैकग्राउंड है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सैन साहब, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया. अगर हम आज म्यूचुअल फंड्स, हम वैसे आजकल बहुत ये सुन रहे हैं कि हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैंने भी बहुत दफा सुना, मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि यार म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करो, बड़ा इससे फायदा मिल रहा है आजकल. तो बड़ा ना, इंसान जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सुनता है तो इंसान का बड़ा दिल चाहता है कि अगर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो कहीं अच्छी जगह पे लगा दे. तो मेरे लिसनर भी आज सुनना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है. जी जरूर. देखिए, म्यूचुअल फंड्स बुनियादी तौर पे इट इज अ सिंपल way to provide you access to different segments of the economy. मतलब मैं इसकी एक जनरल अगर आपको डेफिनेशन बयान करूं तो उसमें ये है कि फॉर इंस्टेंस जो इन्वेस्टमेंट के, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि मुख्तलिफ जो एवेन्यूज मौजूद हैं, वो एक आम इन्वेस्टर तक, एक आम, आप समझिए कि जो जिनका समझ लीजिए फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, एक आम जस्ट जनरल पब्लिक तक कैसे उसकी रसाई दी जा सकती है. तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस एक ग्रुप ऑफ पीपल दे कंट्रीब्यूट, दे कैन इन्वेस्ट से इन अ पूल ऑफ फंड्स, और फिर वो जो पूल ऑफ फंड्स हैं वो दैट इज मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उस जो पूरी उसके डायनेमिक्स हैं उसको समझते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और उससे जो भी रिटर्न्स अर्न हो रहे होते हैं वो फिर इवेंचुअली पास ऑन होते हैं टू द इन्वेस्टर्स. तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा अगर मैं आप बयान करूं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है. ठीक है. और इसमें किसी भी टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप रिडीम भी कर सकते हैं. कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो आपको उस हवाले से फिक्स करते हैं कि जी एक टर्म फिक्स होती है उसकी, ऐसे भी कुछ मखसूस प्रोडक्ट्स हैं, बट जनरली स्पीकिंग आप किसी भी टाइम यू कैन बाय अ फंड एंड देन अगर कोई आपकी लिक्विडिटी, अगर यू नीड है, अगर आपको इसी को जरूरत महसूस होती है तो यू कैन ऑलवेज रिडीम दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी, और ऑब्वियसली उस दौरानिये में जो भी उसका रिटर्न आपका है दैट इज योर्स. ठीक है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अच्छा हैदर साहब, बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो बहुत सारे सवालात आते हैं कि जी हमारा पैसा कितना महफूज रहेगा, क्या ये स्टॉक मार्केट में किया जाएगा, कहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसको हम किस तरह अपने सामीन को समझा सकेंगे. जी जरूर, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है अम्बर. देखिए, इसमें रिस्क के हवाले से या जो एक आम तासुर है, मैं खुल के ही बात कर लेता हूँ क्योंकि मसलन हम भी यहाँ इंडस्ट्री में सुन रहे होते हैं, मुख्तलिफ जैसे कुछ नए इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके कुछ सवालात होते हैं. ये एक आम तासुर मीडिया पे और जो एक कुछ नैरेटिव अक्सर जगह पाया जाता है कि ये मसलन स्टॉक मार्केट को ही आप लेके अगर फॉर इंस्टेंस देखिए, एक कभी कभार ये तासुर आता है कि जी यहाँ पे जो है काफी उतार चढ़ाव हो रहा होता है और ये बहुत ज्यादा रिस्की कोई कारोबार है और इसमें पैसे डूब जाते हैं. अच्छा, फिर एक आपको याद होगा तारीख हमारी रही है कि कुछ ऐसी एक जमाने में कंपनीज आई थी जो सेटअप हुई हैं, वो लोग कुछ पैसे वैसे लेके भाग गई हैं, कुछ इस तरह के मामला भी हुए हैं पाकिस्तान में. बिल्कुल. अच्छा, फिर रिस्क के दूसरा पहलू ये है कि लोग जो हैं वो यहाँ पे जो आगाही है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के कुछ डिपॉजिट्स हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. इसके अलावा स्टॉक मार्केट, अब क्योंकि उसका बड़ा जिक्र हो रहा होता है मईशत के हवाले से स्पेशली, तो उस हवाले से थोड़ी चलिए कुछ इल्म लोगों में जो शऊर है वो थोड़ा बेदार हुआ है, बट जनरली स्पीकिंग तासुर अभी भी थोड़ा बहुत लोगों का यही है. तो उसमें मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. देखिए, पहली तो चीज ये है कि इस पूरी इंडस्ट्री में जहाँ ये सवाल है कि जी आप किसी को अगर पैसे दे रहे हैं तो वो उसकी क्या उसके रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं, या वो कंपनी मतलब ऐसा तो नहीं है जो 90s 20s और 80s में अक्सर होता था. तो देखिए, उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि अब रेगुलेशंस पाकिस्तान में प्रॉपर मौजूद हैं. इसका अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP, उसके अंदर सारा लाइसेंस्ड बिजनेस है और उसके बड़े एक प्रॉपर तरीकेकार हैं जिसकी बेसिस पे कंपनीज हैं. और अब एक गुफ्तगू हमारी थोड़ी तवील हो जाएगी मगर मैं बिल्कुल जरूरी है ये चीज. तो कमर्शियल बैंक्स, देखिए अब यहाँ कमर्शियल बैंक्स जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा उनका एक ट्रस्ट है मईशत के अंदर अमंग द मासेस, तो कमर्शियल बैंक्स अब एक मेजर प्लेयर हैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी. दुनिया भर में जैसे है तो वही ट्रेंड पाकिस्तान में बिल्ड हुआ है पिछले 25-30 सालों में. शुरू में अगर आपको याद होगा 80s 90s में NIT का एक इश्तिहार आता था खबरनामे के बाद, 9:30 बजे के बाद NIT का एक इश्तिहार आता था और आई डोंट नो उसमें भी कितने लोग जो हैं वो उससे उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि NIT का जो शेयर होता है वो क्या होता है या जो यूनिट होता है उसका. तो उस जमाने में देखें पब्लिक सेक्टर में सिर्फ NIT था और कुछ और इदारे थे पब्लिक सेक्टर में जो म्यूचुअल फंड का ये बिजनेस उस वक्त था जो कर रहे थे. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आया जिसमें मैंने आपको बताया GS इन्वेस्टमेंट्स वाज द फर्स्ट वन टू एंटर, और उसके बाद और कुछ कंपनीज आई और फिर इवेंचुअली कमर्शियल बैंक्स आ गई. तो जहां तक इसकी
एंटिटी रिस्क का ताल्लुक है तो ये सारी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें किसी तरह का आप समझिए कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी की रकम जो है वो कोई फलां ऑर्गेनाइजेशन लेके भाग जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जहां तक इन्वेस्टमेंट रिस्क का ताल्लुक है, जी हाँ, वो रिस्क मौजूद होता है. तो उसके हवाले से हम मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स में तमाम कंपनीज, हमारा इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस का, और जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी भी नीयत यही है कि लोगों में उस हवाले से जो है वो आम हो सके बात कि इसके रिस्क क्या हैं और वो रिस्क जो हैं वो उनको मैनेज करने का, उनको मिटिगेट करने का, उनको सही तरीके से आप समझिए कि जो एक एसेट जैसे स्टॉक मार्केट है उसके जो रिस्क हैं उसको मैनेज करके एक मुनासिब रिटर्न दिया जा सके. ये बेसिकली एंड ऑफ द डे कोशिश होती है तमाम फंड मैनेजर्स की. बिल्कुल. इसी तरह से ना सिर्फ फिक्स्ड इनकम स्टॉक मार्केट, जनरली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट, अगर मैं इसको और आसान कर दूं तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट पीआईबीज इनके बॉन्ड्स होते हैं जो कि आप समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. बिल्कुल. तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और वो रिटर्न फिर इवेंचुअली पास ऑन होता है एक आम इन्वेस्टर को. तो वहां भी उस हवाले से एज सच जो रिस्क है वो थोड़ी बहुत मार्केट की उतार चढ़ाव होता है, बट उसके पीछे जो उसके सारे मुहर्रिकात हैं उन तमाम चीजों को स्टडी करके एक आप समझिए कि उसका एक पूरा प्रोसेस है. तमाम कंपनीज में उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटीज हैं. और जस्ट टू ऐड, आप इसमें देखिए कि ये जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये बेहतरीन जो समझिए कि जो फ्रेश लोग पढ़ के तालीम हासिल करके आते हैं उनको ये अट्रैक्ट करती है. और यहाँ पे इंतहाई आप समझिए कि काबिल लोग हैं, वो ऑब्वियसली फाइज हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में. यहाँ पे कंप्लाइंस डिपार्टमेंट मस्ट है, यहाँ पे ऑडिट होता है. जैसे मैं अगर आपको जीएस इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, वी आर इवन अ लिस्टेड कंपनी. बिल्कुल. तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, आप हमारी एनुअल रिपोर्ट जाके वेबसाइट पे JSIL.com पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं. तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, टीम्स अवेलेबल है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आज के दौर में. सही. अच्छा हैदर साहब, अगर मैं बात करूं एक ग्रोथ की, जब हम अभी कुछ 2 से 3 साल में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी जा रही है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग डिपॉजिट्स, तो मैं चाहूंगी कि थोड़े से नंबर्स भी सामीन को शेयर करें ताकि अवेयरनेस थोड़ी और ज्यादा बेहतर हो कि आपका सरमाया यहाँ ज्यादा महफूज है और मुनाफा भी ज्यादा अच्छा है. जी हाँ, जरूर. देखिए, नंबर्स का हम एक अंदाजा मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से कि देखिए जैसे बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं, इनकी ये अगेन पब्लिक डाटा है जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है. तो आम कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स जैसे हमारे पास करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स जो होते हैं, ये इनकी अगर आप टोटल वैल्यू मसलन मैं अगर आपको लेटेस्ट बताऊं तो ये तकरीबन कोई लगभग 25-26 हजार अरब रुपए इस वक्त स्टैंड करती है एज वी स्पीक. ठीक है. अच्छा, ये नंबर अगर आप फॉर इंस्टेंस मसलन अगर हम देख लें कि 2005 का नंबर अगर फॉर इंस्टेंस हम देखें, आज से कोई तकरीबन 18-20 साल का जो टाइम पीरियड है, ये अमाउंट तकरीबन 10 गुना बढ़ गई है. यानी कि जो अमाउंट तकरीबन 2500 अरब रुपए थी वो तकरीबन अब 25,000 अरब रुपए हो चुकी है. ये मैं टोटल आपको अमाउंट वैल्यू बता रहा हूँ जो उस वक्त बैंकिंग डिपॉजिट्स की है पाकिस्तान में. सही. अच्छा, यही अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो इससे भी आई थिंक गालिबन कुछ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में इजाफा होना चाहिए कि तादाद, और ऑब्वियसली इसके अंदर जो मैं म्यूचुअल फंड का नंबर आपको बता रहा हूँ वो, और इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स में भी, मतलब इसमें कॉर्पोरेट्स हैं, इसके अंदर कमर्शियल एंटिटीज हैं, इसमें इंडिविजुअल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ जो आप कह लें कैटेगरीज हैं इन्वेस्टर्स की, वो सब शामिल होकर मैं आपको टोटल नंबर बता रहा हूँ. तो इट्स अ मिक्स. आज से 15-20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले आप कर लें, जो नंबर आज से 100 या 125 अरब रुपए की टोटल वैल्यू थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो बढ़ के अब तकरीबन आप समझ लें कि 1600-1700 अरब रुपए बन चुकी है. तो ये नंबर भी तकरीबन कोई 12-13 गुना बढ़ चुका है इस दौरान में. अच्छा, अब इसका एक जो जाविया है वो ये देखा जाता है कि जी आपकी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो इस वक्त सेविंग्स डिप्लॉय हुई हुई हैं इस म्यूचुअल फंड्स की मद में, उसका क्या तनासुब है जी कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स में. तो ये रेशियो जो है ये बहुत हाई है. यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका और बरतानिया और यूरोप आप देख लें तो वहां ये तनासुब बहुत हाई है. मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि जितना कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट होता है उतनी ही रकम तकरीबन म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट हो रही होती है. यहाँ पे तनासुब वो बहुत कम है यहाँ पे. और ये रेशियो मसलन अगर 20 साल पहले 5% था, 5-6% था, वही ये समवेयर अराउंड वही है. तो इस वजह से, इसकी वजह बेसिकली ये है कि अगेन जो हमारी अगर आप समझ लेंगे ग्राउंड बेसिक लेवल पे अगर आप देखिए तो वो इवन हमारी तालीम में भी जो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल वेल बीइंग वो शामिल नहीं है. यानी कि पर्सनल जो आप समझ लीजिए वेल्थ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में,
اس میں آپ جیسے فار انسٹنس معیشت ہے, جیسے ملکی معیشت پہ آپ دیکھ لیجیے کہ ڈھیروں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. اب جب چینل کھولیں یا تو سیاست ہو رہی ہوتی ہے یا پھر اوبیسلی معیشت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, بٹ ایک معیشت جو ہے وہ ہماری ذاتی معیشت بھی ہے, بالکل ہماری گھریلو معیشت بھی ہے. تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے وہ کہیں ذکر نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا, پھر ہمارے کچھ کلچر میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مثلاً بھی اینڈ اپ ہم خرچہ اکثر بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا ہمارے لیے پرابلم آ جاتا ہے. تو اپنے اخراجات کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جو بھی ہماری ارننگز ہیں اینڈ آف دا ڈے, تو اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ بھئی اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے کہ کچھ سیونگز اگر آدمی کے پاس ہوں گی تو پھر بندہ آگے انویسٹمنٹ کرنے کا سوچے گا. بالکل. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ آپ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ آپ کی بچت ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حیدر صاحب. اور بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے, یوزلی لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ان کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہیں تو اس وقت وہ بینک جا سکتے ہیں. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپے ہوں گے تبھی ہم میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اور چاہوں گی کہ آپ اس کی ڈیٹیل بتا سکیں کہ کتنے پیسوں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں ہو تبھی ہی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی چیز میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں امبر. اس میں کوئی اس طرح کا جو اگر کسی کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے یا آپ کے پاس ایک مخصوص رقم ہونی چاہیے, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ 5,000 روپے, 1,000 روپے, جو بھی آپ کی سیونگز ہیں آپ اس سے بسم اللہ کر سکتے ہیں کسی بھی میوچل فنڈ میں. اچھا, اس کی جو رسائی, مثلاً اگر آپ کو میوچل فنڈ کہنی ہے کہ کوئی ہمارے جتنے بھی سب لوگ سن رہے ہیں, کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جی میں مثلاً کہاں سے ویئر شوڈ آئی گو, مطلب مجھے کہاں سے یہ ملے گا. جیسے بینک کا تو لوگوں کو علم میں ہے کہ جی میری برانچ ہے, گلی کے دوسرے محلے میں ایک برانچ ہے, میں وہاں چلا جاؤں اور میں اکاؤنٹ کھول لوں. تو یہاں میں کس طرح سے کروں گا. تو دیکھیے اس کی بھی مکمل انفارمیشن جو ہے آپ سب کے پاس, جیسے اسمارٹ فونز ہیں, آپ موبائل پہ بھی دیکھیں, سب کی ویب سائٹس ہیں. پراپر بریک اینڈ جو ماڈل ہے, جو انگریزی میں کہا جاتا ہے, یعنی کہ فزیکل ایک پورا انفراسٹرکچر وہ موجود ہے. سب کمپنیز کے آفیسز موجود ہیں, آپ پرسنلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. سب برانچز بھی موجود ہیں. اور کیونکہ میوچل فنڈز ان اٹ سیلف آپ سمجھیے کہ تھرو بینکنگ برانچز کے تھرو بھی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں, اور وہاں بھی آپ اس میوچل فنڈز کو خرید سکتے ہیں. وہ بھی ایک ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا, ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, اور اب بہت ساری اس حوالے سے کچھ اور انفارمیشن اور آپ سمجھیے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے میکینزمز موجود ہیں جو کہ آپ بہت آسانی سے گھر بیٹھے بھی میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. جی, ویسے میں نے یہ بات صحیح کی کہ ہمیں حیدر صاحب بچپن سے ہی بچوں کو بتانا چاہیے کہ صرف پیسے خرچ نہیں کرنے ہوتے, سیف بھی کرنے ہوتے. نہیں عمر, یہ انتہائی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. اور میرا جتنا دیکھیے اس میں مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی بے انتہا جو ہے نا وہ کمی پائی جاتی ہے. دیکھیے دنیا میں اگر آپ مثلاً اگین میں ترقی یافتہ ممالک کی آپ کو مثال دوں تو دیکھیے وہاں پہ سسٹمز اس طرح کے موجود ہیں کہ مطلب اس میں بہت ہی ینگ ایج سے, یعنی کہ رائٹ فرام دا چائلڈس برتھ, وہاں جو ہے وہ سیونگز کا مختلف ایک اسٹرکچر موجود ہے کہ جس میں بچپن سے ہی بچے کے لیے آپ سیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا, اب یہاں دیکھیے جو بڑا پہلو ہے نا, جو اصل موضوع ہے, اس کو اگر میں تھوڑا سا اس کی جو روحانیت ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے پرسنل ویل بینگ سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پرسنل ویل بینگ میں 2 بنیادی موٹی چیزیں آتی ہیں. ایک چیز آتی ہے کہ جی آپ کی فزیکل ویل بینگ اچھی ہو, اور دوسری ہوتی ہے انٹلیکچوئل ویل بینگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, فزیکل ویل بینگ میں بھی آپ کو بے پناہ پروگرام مل جائیں گے, آپ کو موبائل ایپس ہیں, اور آپ کو پہ یوٹیوب پہ مٹیریل مل جائے گا, مگر مسئلہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل ویل بینگ ہے اس پہ آپ کو مٹیریل نہیں ملے گا سیڈلی. اور اسپیشلی آج کل کے ایسے دور میں کہ جہاں مائنڈ لیس کنزمپشن جو ہے وہ بے پناہ ہو رہی ہے, کہ موبائل پہ اور ٹک ٹاک اور بہت ساری اس طرح کی مثلاً مختلف چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو خود ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ آپ دن میں کتنا وقت جو ہے اپنا برباد کر دیتے ہیں. صحیح بات. اچھا, تو اب ایسی صورتحال میں جو انٹلیکچوئل ویل بینگ ہے اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو وزڈم اور امیجنیشن, یہ کچھ الفاظ ہیں جو انگریزی میں مثلاً پائے جاتے ہیں, جس میں آپ کہہ لیں دانش, آپ کا شعور, ذہانت. بالکل, ذہانت, یہ ساری چیزیں. تو دیکھیے اس کا تعلق ہے سارا کا سارا سوچ سے, کہ آپ بیسکلی بیٹھ کے دن میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں, جس میں اب دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ عام ہو رہا ہے اسکولز میں. اب میں دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ کافی سارا آ رہا ہے مائنڈ فلنس کا, جس میں آپ کو میڈیٹیشن سکھائی جاتی ہے. اور جیسے فار انسٹنس آپ مذہب کے اینگل سے دیکھ لیں تو جیسے ہمارے یہاں نماز ہے یا ہم عبادت کرنے جاتے ہیں, تو اس میں وی ٹیک آؤٹ سم ٹائم اپنے روٹین اسکیجول میں سے, اور ہم جا کے مثلاً عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اسی طرح سے ہمیں اپنے جو روٹین اسکیجولز ہیں اس میں سے نکال کے تھوڑا سا وقت اپنے آپ
के बारे में भी देखना चाहिए कि जी हमारा मकसद हयात क्या है और हम यहाँ क्यों भेजे गए हैं। और तो बेसिकली सेविंग्स जो है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इसको देखें। जनरली स्पीकिंग इसमें आपको ये एनर्जी प्रिजर्वेशन अपनी पूरी जात की जो है वो करनी पड़ेगी, और उसी में से एक पहलू निकलेगा आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का भी। बिल्कुल। तो अब हमें तो आजकल हमारा इतना वहशत ज़्यादा जो हमारा स्केड्यूल हो गया है जिंदगी का, तो उसमें तो हमें देखिए फुर्सत नहीं मिल रही होती बिल्कुल भी। तो उसमें ये बहुत ही राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द स्क्रैडल जो है वो हमें जरूरत है कि हम ये करें। और ये ऑब्वियसली हम अपने जो बच्चे जहां हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वहां भी ये मुद्दा रेस करें कि जी इसको भी आप करिकुलम में शामिल करें, क्योंकि देखिए वो जब एक पहलू उजागर होगा मसलन आवाम से ही, तो वो फिर इवेंचुअली उस करिकुलम का हिस्सा भी बनेगा। बिल्कुल। तो ये चीज अभी आम नहीं है, तो उसकी बहुत जरूरत है। और इसी पर्सपेक्टिव से एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। जो इस वक्त हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं इस वक्त, तो ये बहुत बहुत इस वक्त इसकी अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे कह रहे हैं हैदर साहब, आप ये चीजें हमें बचपन से ही सिखानी होंगी। अच्छा, कुछ सवाल कि हमें अगर जेएस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमें कहाँ जाना होगा? जेएस बैंक में ही जाना होगा? क्या अकाउंट होना जरूरी है? और प्लीज इनके अगर थोड़े जवाब दे दीजिए। जी जरूर, ये मैं इस पे भी रोशनी डाल देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए आजकल सूरत हाल ये है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि जी हमने आवाम की जिंदगी आसान करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उस पर्सपेक्टिव से एक हमने ऐप मतलब ये मैं आपको जेएस बैंक की एक ऐप है जिंदगी ऐप, जिसका आपने सुना होगा। उसमें ये सहूलत मौजूद है कि आप ये सारी जो सिलसिला है ये थ्रू घर में बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिजिकली मसलन आपके पास अगर कोई जेएस बैंक की ब्रांच मौजूद है और हमारी जेएस इन्वेस्टमेंट्स की भी कुछ ब्रांचेस शहर में मौजूद हैं, आप फिजिकली वहां भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे बेपनाह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह से वेबसाइट पे आपको नजर आएगा हमारा एक व्हाट्सएप बॉट, एक नंबर भी मौजूद है जिसपे आप व्हाट्सएप के थ्रू सवालात पूछ सकते हैं। आपके जहन में जिस तरह का भी सवाल से कोई अकाउंट ओपनिंग के हवाले से सवाल है, कोई और सवाल है, तो वो इंस्टेंट आपको वहां पे जो है वो एक असिस्टेंस, एक हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग के हवाले से जो आपका सवाल था, वो आप जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच जाएं, आप घर बैठे भी अकाउंट खोल सकते हैं। थ्रू द वेबसाइट भी हैं, ये एप्स हैं, हमारे जेएस इन्वेस्टमेंट्स की अपनी एक ऐप है, उसके थ्रू भी आप खोल सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इजी राइट नाउ। इट्स जस्ट दैट कि यू जस्ट हैव टू, आपने अपना थोड़ा सा माइंड इस तरफ बनाना होगा। और इसकी पे तफसीलात हैं, मसलन कुछ अकाउंट्स हैं, जैसे कुछ लिमिट्स हैं, ये सारी आपको तफसीलात हमारी वेबसाइट पे बासानी मिल जाएंगी। जी ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनिशियली कुछ ना कुछ रिडक्शन की जाती है, तो ये क्यों की जाती है? अगर ये ना की जाए तो? जी अच्छा, देखिए ये जो आप डिडक्शन की बात कर रही हैं, तो देखिए इसमें जनरली स्पीकिंग कोई ऐसा रकम का आपका बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं जो अगर कोई डिडक्शन होती भी है तो इट्स वेरी वेरी मिनिमल। और उसमें मसलन जैसे आप बैंक अकाउंट्स की मिसाल ले लें या आप नेशनल सेविंग्स की ले लें, तो ऑब्वियसली उसके पीछे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा होता है। तो वो कॉस्ट है, बट वो कॉस्ट अगर आप तफसील से क्योंकि गुफ्तगू हमारी थोड़ी तवील हो जाएगी, मगर ये कि वो कॉस्ट अगर आप उसकी डिटेल्स देख लें तो वो कोई उसका तनासुब कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि जिसपे आपको जो है वो कुछ ऐसा महसूस हो कि इसमें यानी कि इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली। तो ऐसा इसमें नहीं है मामला। सही। अच्छा, एक और अगर मैं ये सवाल पूछना चाहूँ कि अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें यकीनन बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किस तरह हमें ये पता चलेगा कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड कितना है? कौन से प्रोडक्ट में करना चाहिए? इस पे मैं थोड़ी तफसील जानना चाहूंगी। देखें, म्यूचुअल फंड्स में मुख्तलिफ अगर हम इसको बिल्कुल आसान कर लें तो बुनियादी तौर पे इसको आप समझ लीजिए कि 2 या 3 कैटेगरीज हैं इसकी। जो बेर मिनिमम जो रिस्क मौजूद है वो फंड्स बिलखुसूस इन्वेस्ट करते हैं, समझ लीजिए कि बैंकिंग डिपॉजिट्स या डिफरेंट कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं कि जहां आपको एक अच्छा मखसूस रिटर्न मिल जाता है एक सर्टेन दौरानिए के लिए। और उसमें आप दूसरा जो आपके पास एवेन्यू मौजूद होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मौजूद होता है। अच्छा, उसमें उसके रिस्क के मुख्तलिफ आप समझिए कि जाविये हैं, मतलब जो दौरानिया है इन्वेस्टमेंट का वो कितना तवील है। मसलन आप साल में जा रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी पेपर में, आप 3 महीने में जा रहे हैं या 1 महीने में जा रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ मैं आपको वो बता रहा था कि पर्सपेक्टिव्स हैं कि किस तरह से आप उसको रिस्क मैनेज करते हैं। तो ये इनका नाम है जी मनी मार्केट फंड्स।
तो मनी मार्केट फंड्स में सबसे कम रिस्क होता है और उसका एक स्टेबल रिटर्न होता है, उसका जो उतार चढ़ाव है रिटर्न का वो बहुत बहुत कम होता है। और उसमें आपको एक जो रिटर्न है उसकी आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि जी मुझे इस रेंज में रिटर्न मिलेगा, और उतना ही फिर उसका रिटर्न तकरीबन आप समझिए कि जब उसका टाइम होराइजन मसलन अगर एक साल है, उस माइंडसेट से आप जा रहे हैं, तो वो समवेयर अराउंड वहीं रिटर्न लैंड करता है। दूसरा देखिए जो उससे निस्बतन रिस्की आ जाता है वो ये होता है कि वो उसमें आप ऐड करते हैं मसलन मुख्तलिफ कंपनीज की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको ऐड करते हैं। इनको कहते हैं डेट फंड्स या इनकम फंड्स। इसमें भी जी आपके पास वो सहूलत होती है कि जी आप फॉर इंस्टेंस बैंक्स में प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, आप फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर उसके अंदर एक और लेयर आ जाती है, वो ये होती है कि जी आप कंपनीज या जो कमर्शियल एंटिटीज हैं उनकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क क्या आ जाता है कि जैसे पता है गवर्नमेंट तो एक सॉवरेन इदारा होता है और उसकी डिफॉल्ट होने के आप जैसी बात है कोई चांसेस उस तरह से नहीं होते, और जहां तक इसका कमर्शियल एंटिटी है उसमें वो एक पहलू आ जाता है कि जी आप एक कमर्शियल एंटिटी पे फिर आप एक तरह से आप बेट ले रहे होते हैं। तो निस्बतन एक उसमें रिस्क पहलू ज्यादा होता है, बट उसको भी फिर मैनेज किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आते। उसका जो अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट एनालिसिस आप करते हैं कि जी कौन सी कंपनी जो है अगर वो फॉर इंस्टेंस पैसे बोरो कर रही है तो उसको असेस किया जाता है। जो टीम है इन्वेस्टमेंट टीम, रिसर्च टीम, वो स्टडी करती है उसको कि जी इसकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो है इतनी कि जी वक्त पे अदायगी करेगी और वो जो एक उसका रेट ऑफ रिटर्न है वो अर्न कर सकेंगे हम। तो ये सारा डेट फंड्स में आ रहा होता है। इसका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो निस्बतन ज्यादा होती है मनी मार्केट से, बट अगेन ये भी जहन में होना चाहिए कि इसकी जो उतार चढ़ाव है रिटर्न का वो भी निस्बतन मनी मार्केट फंड से ज्यादा होता है। तो इसमें अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई तकमिया या कोई आपके जहन में नंबर है तो वो हो सकता है कि साल के एंड में उतना ना हो, कम हो, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। ठीक, अच्छा, फिर जो इससे तीसरी जो चीज आ जाती है वो आप समझ लीजिए कि उनको कहते हैं बैलेंस्ड फंड्स। बैलेंस से मुराद इसमें ये होती है कि इसमें इट्स अ मिक्स ऑफ टू एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस जैसे मैंने आपको जिक्र किया, एक मखसूस जो फिक्स्ड इनकम जिसको कहते हैं, जिसमें अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जैसे ये मनी मार्केट और डेट फंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये शामिल होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 50% उसमें होती है इन्वेस्टमेंट, और तकरीबन आधी अमाउंट आपको सहूलत दी जाती है कि जी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बैलेंस फंड कहलाता है। तो इसका भी रिस्क हम मैनेज करते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट आपको बेहतर लग रही होती है तो आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर स्टॉक मार्केट आपको सस्ती लग रही है किसी लेवल पे। इसी तरह से अगर सूरत हाल वहां थोड़ी रिस्की लग रही है तो आप जरा आपका तनासुब इन्वेस्टमेंट का वहां आ जाता है ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और प्लेसमेंट्स की तरफ। तो वहां भी जो रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है साल के एंड में अगेन बैलेंस फंड में जरा वो और ज्यादा, जिसको वोलेटिलिटी कहते हैं या जिसको अगर जैसे मैं उतार चढ़ाव कह रहा हूं, वो एलिमेंट जरा ज्यादा होता है। ठीक है। तो आप अगेन अगर कोई एक सर्टन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है साल के एंड में रिटर्न उससे ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो बनिस्बत इनकम फंड के, और इसी तरह से हो सकता है कम हो। अच्छा, इसी तरह से जो लास्टली जो फिर सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए कि निस्बतन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो स्टॉक मार्केट है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में रिस्क का पर्सपेक्टिव ये है कि स्टॉक मार्केट की अपनी एक उसकी डायनेमिक्स होते हैं, और उसमें जो आप समझ लीजिए कि जो वोलेटिलिटी है वो जरा एलिमेंट ज्यादा होता है। कि जहां फिक्स इनकम में अगर मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जी आज ऑप्शन है, उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसा रेस करती है और आपको ट्रेजरी बिल हाथ में पकड़ा देती है कि जी ये लीजिए, आप लीजिए 3 महीने के लिए, और मैं आपको फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉमिस करती है कि मैं आपको 23% सालाना रिटर्न की बेसिस पे 3 महीने इंस्ट्रूमेंट पे दे दूंगी। तो 23% का मतलब है वो फिर आप 23% अर्न कर रहे होते हैं। मगर स्टॉक मार्केट में अगर एक अच्छी कोई आप समझिए कि सूरत हाल चल रही है तो वो रिटर्न बहुत जबरदस्त आ जाता है। मिसाल मैं आपको अगर दूं तो ये जैसे अभी मार्केट 40,000 से 48,000 आ गई थी, तो ये पूरे साल का रिटर्न जो है वो तकरीबन आप समझे कुछ चीजों में एक साल में एक महीने में कमा लिया आपने। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उसमें वोलेटिलिटी का एंगल ज्यादा होता है, तो उसको आप निस्बतन हाई रिस्क में देते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब इन्वेस्टर आता है हमारे पास, आप खुद भी सवाल कर सकते हैं और इस पे बेपनाह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। बिल्कुल। तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड में कोई सही वक्त है, या आप किसी वक्त भी साल के किसी हिस्से में भी कर सकते हैं? प्लीज हैदर साहब। जी अंबर, अगेन बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल आम जो है वो कन्वर्सेशंस में कई दफा उठता है। अब देखिए इसमें जो मामला है वो ये है कि ये हमें, जैसे हम बीच में अभी जिक्र कर रहे थे पहले कि जी इसका जो है ना हमारी फाइनेंशियल वेलबींग और जो ओवरऑल एक होलिस्टिक सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सेविंग्स बिल्ड करने की जरूरत है। बिल्कुल। जिस तरह हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं उसी तरह हमें अपनी
فائنینشیل ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس کے لیے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنے کی ضرورت ہے جس پہ آپ سوچیے. تو اس میں دیکھیے سیونگز بلڈ کرنے کا جو وقت ہے کہ کب کی جائے اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ رائٹ فرام دس مومنٹ آنورڈز آپ ایک ذہن بنائیے اور اپنی ارننگز کا ایک سرٹن حصہ جو ہے وہ مختص کر دیجیے کہ اس کو میں نے سیٹ اسائڈ کرنا ہے. اور اس میں ٹائمنگ کا پہلو آپ مت رکھیں جو کہ ایک عام ہمارے یہاں پاکستان میں بڑی شدت سے پایا جاتا ہے کہ جی ابھی آپ کر لیں اور مثال کے طور پہ فلاں وقت زیادہ مناسب ہے. اس میں دیکھیے اس میں جو اس کا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رادر دین کہ آپ اس کو ٹائمنگ کے پرسپیکٹو سے جو ہے اینالائز کریں, آپ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیگرڈ جو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یا ایک آرگنائز طریقے سے ایک پلان طریقے سے, جیسے فار انسٹنس ہماری تنخواہیں ہر مہینے آتی ہیں ہمارے اکاؤنٹس میں, تو آپ یہ پلان کر لیجئے کہ جی میرا بجٹ گھر کا اتنا ہے, یہ میرے کچن کے ایکسپینسز ہیں, یہ مثلاً میرے باقی کچھ اخراجات ہیں, میری مثلاً کریڈٹ کارڈ ڈیٹ ہے, یہ سب پیمنٹ کے بعد آپ کے پاس کچھ رقم بچ رہی ہے اور اس میں پھر ایسی بات ہے اگر نہیں بچ رہی ہے تو وہ پھر آپ کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو میں جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ارننگ سائڈ آف دا اسٹوری, اس میں ایکسپینڈیچر سائڈ بہت ضروری ہے. اور یہ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے کہ جہاں ہم 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں وہاں ہمیں جو ہے وہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم 5 لاکھ خرچ کر دیں. صحیح بات ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. تو ایکسپینڈیچر سائڈ اگر آپ مینج کریں گے, یہی ابھی اس وقت ملک میں اگر آپ دیکھ لیجئے یہ ڈیبیٹ آپ کو ملے گی. ملک کی معیشت کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ذکر اس میں ملے گا. بہت سارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے پائے جائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی ضرورت ہے مینج کرنے کی. اسی طرح سے ہماری پرسنل لیول پہ بھی یہی ہے. تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ جی آپ پولیٹکس کے حوالے سے یا کوئی گلوبل کوئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایک روٹین ایک لانگ ٹرم جو ہے نا پلان بنائیے, کیونکہ ہم جو ہے نا اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو کین اچیو اوور دا لانگ ٹرم. تو اگر آپ تھوڑا سا 5 سال 10 سال کا پلان بنا لیں تو وہ سب سے بہترین چیز ہے. تو تھوڑا آپ سیو کرتے رہیں اور آپ خود ریئلائز کریں گے کہ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم میں جب وہ سیونگ کہیں ڈیولپ بلڈ ہو گئی ہے تو اس کو پھر دین یو کین تھنک اباؤٹ کہ جی اب مے بی آئی کین مے بی سوئچ انٹو سم ادر ایونیو, فکس انکم میں, ایکوٹی میں وغیرہ وغیرہ. تو میوچل فنڈ بیسکلی اسی میں آپ کو ایک جو ہے آسانی پیدا کرتا ہے کہ آپ مثلا ایک بیلنس فنڈ لے لیں. مثلا اگر آپ کی رسک اتنی ہے, آپ مثلا 20 سال کے لیے 30 سال کے کوئی حساب اگر کریئر اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ 40s میں یا 50s میں ہیں یا وہ لوگ جو دے آر نیئر دے ریٹائرمنٹ, تو اس حوالے سے اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ بے پناہ مٹیریل ہے اویلیبل. یہ میں جنرل مٹیریل بات کر رہا ہوں. ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو جے ایس انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بہت ریلیونٹ مٹیریل مل جائے گا. ابھی ہم نے انفلیشن پہ وی ڈیڈ این ویبینار, تو یہ جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی آگاہی مل جائے گی. تو یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے, جیسا کہ یہ جو ریلیونٹ لٹریچر اس پہ اویلیبل ہے ود جسٹ اے کلک آف اے بٹن, وہ آپ اپنا ٹائم صحیح یوٹیلائز کریں اور اس میں اپنے علم میں اضافہ کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بالکل گراف لو جا رہا ہے. دیٹ از دس مین ٹائم جس میں آپ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ کچھ نیو انٹرپرینور کچھ سوالات بھی اس میں کہ اگر ہم نے اپنا کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں کچھ جے ایس انویسٹمنٹ کے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں جس کو فیسیلیٹیٹ ہم آپ کرتے ہو. ایز این یہ سوال اس کا جو کانٹیکسٹ ہے کافی وسیع ہو جائے گا. مثلا میں اس کی ایک آپ کو پرسپیکٹو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر جی کوئی نیا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہ رہا ہے, اس کا فائنینشیل انڈسٹری سے کسی حوالے سے وہ وابستہ ہیں, تو مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ سے نمبر شیئر کیے کہ ابھی جو اس کی اسکیل ہے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے ہیں. مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا اس کی ریچ ہے میوچل فنڈز کی وہ ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. تو اس میں جن کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے, انویسٹمنٹس کا بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ اس میں کچھ ریلیونٹ پروگرامز بھی ہیں اب جو انڈسٹری کراتی ہے, کچھ انٹرنیشنلی اکلیم پروگرامز بھی ہیں, وہ آپ کر کے یو کین اسٹارٹ ڈسٹریبیوشن بزنس فار انسٹنس. اور اس میں آپ یو کین گیٹ دا لائسنس فرام دا ریگولیٹر اور you can partner with JS Investments or then you can distribute mutual funds. اچھا, دوسرا آپ کے سوال کا پہلو یہ کہ اگر جنرلی کوئی فار انسٹنس کوئی سیٹ اپ کر رہے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ ہے, تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا ایک اس سوال کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا وینچر کیپٹل ایک بزنس ہے, یعنی کہ ایک ایریا آف انویسٹمنٹ ہے کہ جہاں وی فیسیلیٹیٹ کہ اگر دیر از اے ویری گڈ آئیڈیا تو ہم ایز ایسٹ مینیجر وی ٹرائی اینڈ فائنڈ دا ریلیونٹ فنڈنگ. یعنی کہ اگر مثلاً کسی کو ایک سرمایہ کی ضرورت ہے اور ان کے پاس کوئی ایک آئیڈیا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا کہ ٹیک میں کافی سارے اسٹارٹ اپس لیٹلی آئے جو کہ چلیں کافی اس میں وہ بھی ایک ڈبیٹ ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ حالات کی نظر ہو گئے, بٹ ٹھیک ہے وہ سب سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. بٹ اف دیر از این آئیڈیا تو یس, اس حوالے سے وی آر ان دا پروسیس آف سیٹنگ اپ وینچر کیپٹل فنڈ ایز ویل.
تو یہ ایک ایریا ہے. اور اس کے علاوہ جنرلی اگر آپ دیکھیں بزنس کے اینگل سے تو میری ایک جنرل جو ایڈوائس ہے وہ سب کو یہ ہے کہ اس میں دا مور یو ول گوئنگ ٹو ریڈ, the more you will going to understand the perspective کہ جی کیا کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ لیگ کر رہے ہیں, یا کچھ ایسے ایریاز ہیں جو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور کچھ گورنمنٹ کے بھی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ حیدر صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا. میں چاہوں گی آخر میں ہم اپنے اس میوچل فنڈ کے اور جے ایس انویسٹمنٹ کے اس کو تھوڑا سا کلوز کریں, اور میں آخر میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس وقت میوچل فنڈ آپ کو دے رہی ہیں, تو وائی جے ایس انویسٹمنٹس اونلی. تو اس میں میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا آخر میں اس کو کلوز کریں اور پھر ہم ختم کر دیں. تھینک یو امبر فار دی اپرچونٹی. دیکھیے جے ایس انویسٹمنٹس جو ہم لوگ ایز اے ٹیم اس وقت کوشش کر رہے ہیں وہ آر سول آبجیکٹو از ٹو میک دا پروسیس ایز ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایز سمپل, یعنی کہ آسان اور جتنا واضح انویسٹرز کے لیے کیا جا سکے وہ ہماری کوشش ہے. اور اس میں جے ایس انویسٹمنٹس, وائی جے ایس انویسٹمنٹ, اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے ہم ابھی حالیہ اگر آپ, اور یہ سب پبلک ڈیٹا ہے, اس میں ہماری جو کاوشیں ہیں وہ کامیاب بھی گئی ہیں, اور ہیڈ سیڈ ارلیئر کہ جی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اس وقت ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے اپنے پروسیسز جو ہیں وہ اس وقت آٹومیٹ کی ہیں. ہم نے پروڈکٹ جو ہیں وہ ہم جب یعنی کہ کوئی مخصوص کوئی نیا میوچل فنڈ آئیڈیا آتا ہے تو وہ ہماری اس میں کوشش یہ ہے کہ وہ انویسٹرز کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہوں. اسی طرح سے جو ہماری ٹیمز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انویسٹرز سے رجوع کر رہی ہوتی ہیں, ان کا سول آبجیکٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ جی جو آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کی جائے. تو یہ ہم اس پروسیس کو آسان کرنا از آر کی آبجیکٹو. بالکل, ہمارے کسی بھی دفتر سے آپ کسی بھی حوالے سے آپ رجوع کریں گے, یو ول فائنڈ ایکسلنٹ کسٹمر ایکسپیرینس. بالکل, تھینک یو سو مچ حیدر صاحب. ہمارے پاس ٹائم بھی کو ختم ہو چکا ہے. آخر میں جاننا چاہوں گی کہ کیسا لگا آپ کو شو پہ بات کر کے, ریڈیو کی امپورٹینس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگین تھینک یو امبر. آئی تھنک اٹس بہت ہی زبردست میڈیم ہے یہ, اور آئی تھنک یو آر ڈوئنگ بہت ہی زبردست آپ کام کر رہی ہیں. اور اس میں پبلک اویئرنیس اور کسی بھی حوالے سے, جیسے ابھی یہ ہمارا مثلاً فائنانس اور انویسٹمنٹ اور یہ سیونگس کے حوالے سے یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ بہت زیادہ اگنورینس ہے. بالکل. تو یہ اس میں تھرو ریڈیو آپ کی ظاہر بات ہے کافی سارے لوگ اس وقت پاکستان میں سن رہے ہیں پروگرام آن لائن, اور اس کے تھرو, تو یہ آئی تھنک ایک بڑے کار خیر کا کام ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ حیدر صاحب. اور انشاءاللہ پھر آگے مزید ہم آپ سے اور کچھ ڈفرینٹ فائنینشیل ٹاپکس پہ آپ سے گائیڈنس لیں گے. تھینک یو سو مچ فار دا جے ایس انویسٹمنٹس کہ حیدر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. جی, تھینک یو سو مچ. سامعین, آج ہمارے ساتھ سید حسین حیدر صاحب موجود تھے فون کال پہ, چیف انویسٹمنٹ آفیسر جے ایس انویسٹمنٹس. اور میں امید کرتی ہوں سامعین کہ آپ نے آج میوچل فنڈ انویسٹمنٹس کے بارے میں بہت اچھے سے جانکاری حاصل کر لی ہوگی. اپنا سرمایہ وقت پر انویسٹ ضرور کیجیے. اس بات کا انتظار مت کیجیے کہ آج انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کل انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. یہ سوال ایسا ہے جو ہر دن ہم سنتے ہیں کہ یار میں اپنا پیسہ آج لگاؤں یا کل لگاؤں. پیسے محفوظ کرنے, پیسے بچانا, پیسے سیو کرنا, صحیح جگہ لگانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جے ایس انویسٹمنٹس. مزید معلومات کے لیے 0800-00-887 پر کال کریں یا انویسٹ لکھ کر 8027 پر SMS کریں. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.